हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दर्शना यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा है फॉर ब्रीडिंग ऑफ लोकस्ट। जो लोकस्ट है, टिड्डा है, हाँ, सिस्टोरेरिया ग्रेगेरिया है, उसका क्या पूछा है, इसके लिए जो ब्रीडिंग प्रजनन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, टिड्डे के प्रजनन के लिए इष्टतम तापमान कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 से लेके 17 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 21 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 24 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन है 27 से लेके 31 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता है डेजर्ट लोकेस्ट का नाम है। ठीक है, इसके लिए अगर बात की जाए, जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके लिए जो मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए वो कौन सा है, 27 से लेके 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए। प्रजनन के लिए जो उपयुक्त तापमान होगा वो कितना होगा, 27 से लेके 31 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट आईपीएम जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, समन्वित एकीकृत करके जो क्या करता है, कीटों का प्रबंधन करता है। ठीक है, उसके लिए वॉज अप्लाइड फॉर विच क्रॉप, सबसे पहले जो किया था कौन सी क्रॉप में अप्लाइड किया गया था। पहला एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम जो कार्यक्रम किस फसल के लिए लागू किया गया था। फर्स्ट है वीट, सेकंड है कॉटन, थर्ड है शुगर केन, और फोर्थ है राइस। तो सबसे पहले जो आईपीएम स्टार्ट किया गया था वो कौन सी क्रॉप के लिए था, राइस क्रॉप के लिए था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक उड़ीसा में है वहां से स्टार्ट हुआ था, 1975 में से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहला जो आईपीएम के लिए जो क्रॉप ली गई थी वो कौन सी थी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए, तो वो थी राइस थी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पूछा गया है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। ठीक है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां पे स्थित है। पहला है बेंगलोर, दूसरा है मैसूर, तीसरा है कंटक, और चौथा है रांची। तो आपको क्या बताना है कि सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है। देखो, चारों में सेरिकल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, बट सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर बोला जाए तो वो कहां पे है, वो मैसूर में है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, बी हो गया, मैसूर हो गया। नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, सेंट्रल टासर रिसर्च इंस्टीट्यूट। टासर भी सिल्क का टाइप ही है। ठीक है, ईरी सिल्क हुआ, टासर हुआ, टोसा हुआ। ठीक है, ये भी सिल्क के टाइप है। सेंट्रल टासर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में है। कहां पे है, रांची में स्थित है। ठीक है, फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड, अगर बोर्ड की बात की जाए वो कहां पे है, बेंगलोर में है। बोर्ड कहां है भाई, बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, और टासर सिल्क रांची में। नेक्स्ट है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन ब्रह्मपुरा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, स्टेशन है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन और ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च स्टेशन। अगर रिसर्च सेंटर बोला जाए तो हमने पढ़ा है मैसूर में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर मोगा, मोगा और ईरी सिल्क दोनों का रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो तितिबर असम में है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ये प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है ये क्या है, चारों इंस्टीट्यूट के नाम है, पांचवा हमने मैसूर में पढ़ा है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा। ठीक है, बायो कंट्रोल है। जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम जो ग्रास है उसके कंट्रोल के लिए लाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। इट्स ऑल्सो फाउंड एज अ पेस्ट ऑन विच क्रॉप। ये जो है ये अगर इसे ना मिल पाए पार्थेनियम तो ये अल्टरनेट सोर्स किस पे रह सकता है। फर्स्ट है सैफफ्लावर यानी कुसुम पे, सनफ्लावर सूरजमुखी पे, ग्राउंडनट मूंगफली पे, या फिर सोयाबीन
सोयाबीन पे, ठीक है। तो आपको बताना है जाइगोग्रामा जो बाइकोलरेटा है वो किस पे अल्टरनेट रह सकता है। ये जो है ये 1983 में मैक्सिको से लाया गया था, ठीक है, और कहां लाया गया था, बैंगलोर लाया गया था, ठीक है। और अगर बायो कंट्रोल है जाइगोग्रामा के लिए, जो सेकंड पेस्ट कंट्रोल के लिए अगर क्रॉप बोली जाए तो कौन सी है, सनफ्लावर है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी हो गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सूरजमुखी। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। पार्थेनियम घास के नियंत्रण के लिए भारत में अंतर्निर्मित जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा किस फसल पर कीट के रूप में पाया जाता है। तो वो कौन सी फसल होगी, सूरजमुखी की फसल होगी, ठीक है। इसे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेन इन कोलेस्ट्रम ऑफ काउ एंड बफेलो मिल्क इज रेस्पेक्टिवली। दोनों का पूछा हुआ है, कोलेस्ट्रम यानी खीस में पूछा गया है, गाय व भैंस के दूध में कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, दूध के कोलेस्ट्रम में यानी खीस में पूछा गया है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। गाय के कोलेस्ट्रम में यानी खीस में 21.4% होता है और भैंस के में 25.5, गाय के में 17.8 और भैंस के में 21.4, गाय के में 17.8 और भैंस के में 19.4, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए काऊ का जो मिल्क है उसमें कोलेस्ट्रॉल, जो काऊ के दूध से जो खीस बनता है उसमें प्रोटीन की मात्रा काऊ में तो होगी यानी गाय में होगी 17.8%, ठीक है। और वही जो बात करते हैं भैंस की, तो भैंस में बफेलो में कितनी होगी, 21.4% तक होती है, ठीक है। तो खीस में दोनों के में प्रोटीन की मात्रा एक में 17.8 और एक में 21% के लमसम, 21.4 के लमसम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज, ये क्या है, कैपॉन है, CAPON, ठीक है, कैपॉन, कॉपन लिखा हुआ है, दैट इज कैपॉन, ठीक है। कास्ट्रेटेड मेल है, किसके कास्ट्रेटेड यानी बधियाकृत नर को किसके कैपॉन बोला जाता है, फर्स्ट पिग सुअर के, सेकंड पोल्ट्री यानी मुर्गी के या मुर्गे के, गोट बकरी के, या फिर शीप भेड़ के। इन चारों में से बताना है कैपॉन किसको बोला जाता है। कास्ट्रेटेड जो मेल है, किसका कास्ट्रेटेड मेल है जिसको बोला जाता है, तो पोल्ट्री का कास्ट्रेटेड मेल अगर करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपॉन बोलेंगे। तो आंसर जो हमारा होगा वो पोल्ट्री होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कॉमन टर्म फॉर कास्ट्रेटेड मेल एंड लाइव स्टॉक। तो ये आप सारणी वैसे भी हम बुक्स में पढ़ते हैं काफी। काऊ की अगर बात करें, कैटल की बात करें तो बुल्लॉक या स्टीयर बोला जाता है, ठीक है, बुल्लॉक या स्टीर बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी भी मेल जो गाय का जो मेल है उसे अगर बधियाकृत कर दिया जाता है, कास्ट्रेटेड कर दिया जाता है, आगे वो नेक्स्ट जनरेशन में अपना कोई सहयोग नहीं दे सकता है, उस जो क्रिया को उसके बाद वो जो टर्म यूज की जाती है उस बुल को क्या बोला जाता है, बुल लॉक बोला जाता है, स्टीर बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बफेलो की बात करें, उसको भी बुलॉक बोल देंगे या बफेलॉक बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शीप की। शीप के कैस्ट्रेटेड जो मेल होता है उसको वीडर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, वीडर, और इसको वीदर गॉट के बोला जाता है। पिग का हॉग या स्टेज बोला जाता है। और कैपॉन की हम बात कर रहे थे, पूछा भी जाता है कैपॉन का कि इसको पोल्ट्री के जो जैसे मुर्गा है उसको अगर बर्दियाकृत कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपॉन बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ग्रेप ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अंगूर है, अंगूर के ही चारों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट पूछा गया है हाई टेम्परेचर अगर होगा तो कौन सा फिजियोलॉजिकल कायिक विकार जो होगा अंगूर में वो कौन सा होगा। उच्च तापमान के कारण अंगूर में शारीरिक जो विकार होगा या कायिक विकार होगा वो कौन सा होगा, पिंक बेरी फॉर्मेशन हो जाएगा। जो बेरी है वो कैसे रंग की हो जाएंगी, पिंक कलर की हो जाएंगी हाई टेम्परेचर की वजह से। ब्लूजन ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। हैन एंड चिकन ग्रेप्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। और फिर है कैलेक्स एंड ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, उच्च ताप जब होगा तब कैसा होगा, पिंक बेरी फॉर्मेशन होगा, जो बेरीज होंगी उसका कलर कैसा होगा, पिंक। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, पिंक बेरी फॉर्मेशन। अब तीनों ऑप्शन पे भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ग्रेव्स फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पिंक बेरी फॉर्मेशन किसके कारण हो रहा है, याद कर लो अच्छे से, हाई टेम्परेचर के कारण हो रहा है। जब तापमान जो है वो बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर के कारण जो होगा वो बेरी कैसी हो जाएंगी, पिंक कलर की दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लूज्म ड्रॉप। इसमें क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो बेरीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ड्रॉप आउट हो जाएंगी, फ्लावर ब्लूज्म हो जाएंगे, यानी ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन अच्छा, बेस्ट पॉलिनेटर जो मानी गई है वो आप लोगों को पता ही है, हनी बी मानी गई है। ठीक है, तो पॉलिनेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर पॉलिनेशन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग आउट हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। हैंड एंड चिकन बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं भी किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ग्रेप्स का है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। फिर ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। हैंड एंड चिकन में आधे जो अपनी बेरीज है वो तो कैसी हो जाती है, बड़ी होती है, और इसके साथ में जो है वो बिल्कुल छोटी सी बेरी रहती है। ठीक है, ये जो पूरा होता है इसमें बेरीज होती हैं, और बेरीज कुछ बेरीज तो लंबी होती हैं या बड़ी आकार की होती है, और कुछ जो है वो बिल्कुल छोटी सी रह जाती है। तो हैन यानी बड़ी है और चिकन्स यानी बहुत छोटी छोटी रह जाती है। तो ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, लास्ट है कैलेक्स एंड रॉड। कैलेक्स एंड रॉड जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमारे क्लियर है यहाँ, बिल्कुल प्रॉपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी ऑफ अरहर। पिजन पी से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, पिजन पी जो है कैजेनस कैजान, इसकी दो स्पीसीज होती हैं, कैजेनस कैजान वर फ्लेविस और कैजेनस कैजान वर बाई कलर। तो जो बाई कलर है वो साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है मोस्टली। उसमें पोर्ट्स का जो, पोर्ट्स के अंदर दाने होते हैं वो 4 से लेके 5 बीज होते हैं उसमें। पोर्ट्स में जो दाने होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे। और इधर फ्लेविस की बात करें, इसमें नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट की जाती है ज़्यादा, तुअर की दाल, उधर अरहर की दाल बोल देते हैं उसे। और यहाँ पे जो ग्रेन होगा एक पोर्ट में, ये 2 से 3 दाने होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी फैमिली, कैजेनस कैजान की आपको पता है लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। ठीक है, 2n बराबर 22 क्रोमोसोम नंबर है, अफ्रीका इसका ओरिजिन है। इनके इनफ्लोरोसेंस यानी जो पुष्पक्रम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुष्पक्रम को जो भी लेग्यूम्स है उनको रेसीम बोला जाता है। ठीक है, और जो फलियां होंगी यानी फल का जो प्रकार होगा वो क्या होगा, पोड होगा। ठीक है, फली, पोड किसको बोल दिया जाता है, फली को ही बोल दिया जाता है। फिर बात की प्रोटीन कंटेंट, तो वही 24% के लमसम, 21 से लेकर 26% के लमसम होता है, ये रेंज होती है ओवरऑल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसे क्रॉप है, तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो ये तो हमने बेसिक सा पूछ लिया। ठीक है, ओरिजिन अफ्रीका बोला गया है। ठीक है, अगर अफ्रीका नहीं आए तो इंडिया है, बाकी अफ्रीका ओरिजिन है। क्लियर है इतनी बात। 2 स्पीसीज मैंने आपको बता दी, कैजेनस कैजानवर फ्लेविस और कैजेनस कैजानवर बाई कलर। ठीक है, अब चलो बात करते हैं उपास। उपास 120 की वैरायटी है, चारों वैरायटी पिजन पी की है। आपको बताना है एक्स्ट्रा अर्ली। उपास एग्जाम में बहुत बार पूछी गई वैरायटी है। ठीक है, उपास बहुत बार पूछी गई वैरायटी है। दूसरा है प्रभात, तीसरी है ICPH, चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पूसा नो। ठीक है, चले पहले हम बात करते हैं ICPH 8 की। इसका फीचर क्या है, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है पिजन पी की। ठीक है, किसके द्वारा निकली है, तो इकरी सेट हैदराबाद में जो है, इकरी सेट के द्वारा निकली है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। 1991 में, 1991 में इसे निकाला गया है। ठीक है, हैदराबाद में है। तो वहां से फर्स्ट हाइब्रिड अगर आपको वैरायटी पूछ ली जाए अरहर की, तो वो कौन सी है, ICPH 8 है। पूसा 9 जो है ये लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, तो ये तो होगी नहीं। ये दोनों के फीचर तो पता लग गए। अब बात करते हैं उपास और प्रभात में। देखो दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। ठीक है,
दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, यही फीचर इनका पूछा जाता है। उपास जो है वो 120 से लेके 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है, ठीक है। बट इसने क्या बोला, एक्स्ट्रा लॉन्ग, इस केस में आती है प्रभात। ये जो पकने में समय लेती है 110 से लेके 120 दिन या 115 दिन का समय लेती है, ठीक है, 110 से लेके। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी आंसर होगा। प्रभात जो है वो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, ठीक है, अर्ली नहीं, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। 110 से लेके 115 दिन का समय में ये पक जाती है। वहीं 5-7 दिन के बाद अगर वो नहीं आए तो क्या होगा, उपास, क्योंकि उपास भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। क्लियर हो गया। यहाँ से ICPH के बारे में बताया है, इक्रीसेट ने निकाली है, और ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी अगर बोला जाए पिजन पी की तो कौन सी है, ICPH 8 है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ 250 kg जिप्सम पर हेक्टर एट स्टेज इज एसेंशियल फॉर पोड फॉर्मेशन डेवलपमेंट इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में आप लोगों को पता है किसका एप्लीकेशन दिया जाता है, जिप्सम का दिया जाता है। 250 किलो पर हेक्टर के हिसाब से ही दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंडनट में एक समस्या होती है, पोपिंग की समस्या होती है, ठीक है। वो किसकी कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। जब हम मूंगफली को छीलते हैं तो मूंगफली में दाना नहीं, ठीक है, इस हिसाब से स्थिति होती है। जो कर्नेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, पोड में कर्नेल्स नहीं होंगे, और अगर पोड में कर्नेल्स नहीं होंगे तो जो हमारा फार्मर है वो क्या बेचेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पॉपिंग की प्रॉब्लम, जिसे पॉपिंग बोला जाता है। पोर्ट्स जो होती हैं वो खाली होती है, एम्प्टी पोर्ट्स होती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, 250 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग किया जाता है 1 हेक्टर के लिए। अब पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ 250 kg जिप्सम पर हेक्टर एट स्टेज इज एसेंशियल फॉर पोड फॉर्मेशन डेवलपमेंट इन ग्राउंडनट। कौन सी स्टेज में देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता थी, आती थी, ठीक है। सोइंग, जब बुआई करते हैं तब जिप्सम को देना चाहिए, जर्मिनेशन हो तब देना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पे या फिर प्री फ्लावरिंग पे, जब फ्लावर होने वाला हो, फ्लावरिंग हो रही हो, उससे बस थोड़ा सा पहले हमें क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए 250 kg पर हेक्टर जिप्सम का। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, प्री फ्लावरिंग स्टेज है, यानी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, प्री फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है विश्व में लाख का प्रमुख उत्पादक कौन सी कंट्री है, सबसे ज्यादा लाख प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया, चाइना, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश। तो जो सबसे ज्यादा लाख का यानी लाख का प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है। तो आंसर क्या हो गया है, इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी अगर बोला जाए तो इंस्टीट्यूट आपने देखे थे, झारखंड जो है, रांची, झारखंड, रांची जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रोडक्शन करता है लैक का, ठीक है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा कंट्री वाइज अगर पूछा जाए, इंडिया लीडिंग पे है, इंडिया में भी पूछ लिया जाए तो झारखंड जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सेफ रहिए।